लास्ट लेक्चर में हमने आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन स्टार्ट किया था. सो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन इज ऑन आइटम लेवल. सो डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है वो सेल्स ऑर्डर के हेडर लेवल को कंट्रोल करता है. सो सेम वे आइटम कैटेगरी कंट्रोल्स टू अवर आइटम लेवल एंड शेड्यूल लाइन कैटेगरी कंट्रोल टू शेड्यूल लाइन लेवल. तो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे और डॉक्यूमेंट टाइप डिटर्मिनेशन के लिए करने. तो फर्स्ट हमें आइटम कैटेगरी डिफाइन करनी है. तो आइटम कैटेगरी हमारे पास डॉक्यूमेंट वाइज अलग अलग है. जैसे इंक्वायरी एंड कोटेशन के लिए एएफएन और एजीएन है. देन स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर के लिए टैन है, टीएएन. देन कैश सेल अगर होता है तो बीवीएन. रश ऑर्डर है तो रश ऑर्डर की केस में टैन ही यूज होता है. सेल्स रिटर्न, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, ये केस में अलग अलग यूज करते हैं आइटम कैटेगरी. सो इसे डिटरमाइन करने के लिए, तो बेसिकली आइटम कैटेगरी ये तो आपको समझ में आ गया होगा. तो इसको डिटरमाइन क्यों करना है? बिकॉज व्हेन वी क्रिएट सेल्स ऑर्डर, वहां पे हमारा जो भी मटेरियल होगा, तो मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये मटेरियल क्या होगा आपका, उसको कैरेक्टराइज. तो टी कोड इज एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स सेल्स डॉक्यूमेंट. तो सेल्स डॉक्यूमेंट के अंदर हमें यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम में जाना है. तो फर्स्ट जो होगा डॉक्यूमेंट टाइप वाला जो पार्ट है, यानी हेडर लेवल का जो पार्ट है, सो फर्स्ट इसमें कवर हो गया हमारा. सो सेकंड पार्ट विल बी कवर अंडर सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम. तो इसमें फर्स्ट रहेगा हमारा डिफाइन आइटम कैटेगरीज. तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रांजेक्शन कोड भी है एसएपी का. तो वो ट्रांजेक्शन कोड है VOV7. सो यहाँ से हम डायरेक्ट वो सेम मेनू पाथ में जा सकते हैं, मतलब वो सेम ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये मेंटेन आइटम कैटेगरी, यहाँ से हमने एंटर किया. तो यहाँ पर आपको AFN दिख रहा है, दिस इज फॉर इंक्वायरी. AGN इज फॉर कोटेशन एंड TAN जो होगा, टैन होगा, वो आपका स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए यूज होगा. दिस इज टैन. और उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे TANN है, दिस इज फॉर फ्री ऑफ चार्ज. REN जो होता है रिटर्न ऑर्डर के लिए होता है. REN इज फॉर रिटर्न ऑर्डर. तो हमें देखना है टैन, TAN, और उसके साथ कंपेयर करेंगे हम बाकी सारे. यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया. डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइटम कैटेगरी, उसका डिस्क्रिप्शन, और अगर हमने AFN और AGN देखा तो यहाँ पर आपको कंप्लीशन रूल दिखाई देगा साइड बाय साइड. वो भी विंडो ओपन करते हैं हम VOV7 में. यहाँ पर होगा हमारा AFN फॉर इंक्वायरी. तो इंक्वायरी में यहाँ पर कंप्लीशन रूल है A, एंड AGN अगर हम ओपन करते तो कंप्लीशन रूल होगा B. तो यहाँ पर कंप्लीशन रूल है B. सो इसका मतलब क्या होता है कंप्लीशन रूल का, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके रेफरेंस से, सो विथ रेफरेंस से हम जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे इंक्वायरी बनाएंगे, इंक्वायरी के रेफरेंस से कोटेशन बनाएंगे, और कोटेशन के रेफरेंस से सेल्स ऑर्डर बनाएंगे. तो यहाँ पर एसएपी ने क्या दिया है ऑप्शन, कि अगर आप रेफरेंस से कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, सो इट कंप्लीट द फर्स्ट रेफरेंस, यानी पहला रेफरेंस आपका पूरा कंप्लीट दिखा देगा सिस्टम. वैसे ही सेम कोटेशन में क्या दिखाएगा, इट कंप्लीट आफ्टर फुल क्वांटिटी हैज बीन रेफरेंस, यानी फुल क्वांटिटी अगर रेफरेंस हुई है तो ही वो कंप्लीट रेफरेंस दिखाएगा, अदरवाइज आपका कंप्लीट रेफरेंस नहीं दिखाएगा. तो इसके लिए ये अलग अलग है, डिलीवरी का और कोटेशन का रेफरेंस. बट सेल्स ऑर्डर में वैसे कोई रेफरेंस का ऑप्शन दिया नहीं, यानी कंप्लीशन रूल इज नॉट डिफाइंड. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आइटम टाइप. तो यहाँ पे हमेशा ब्लैंक रहेगा. ब्लैंक इज फॉर स्टैंडर्ड आइटम. अगर आपका कोई स्पेसिफिक है, जैसे वैल्यू आइटम है, टेक्स्ट आइटम है, पैकिंग रिलेटेड मटेरियल है, तो आपका डिफरेंट रहेगा. बट नॉर्मल जो SAP SD का सेल होता है उसमें हमेशा आपका ब्लैंक ही रहेगा, यानी ब्लैंक मतलब स्टैंडर्ड आइटम. देन स्पेशल स्टॉक. तो स्पेशल स्टॉक ऐसे कोई स्पेशल सिनेरियोज होते हैं, जैसे मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो होगा आपका, या IPO सेल होगा, वो केस में आपका यहाँ पर स्पेशल स्टॉक का इंडिकेटर आएगा. तो स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर E होगा आपका मेक टू ऑर्डर के सिनेरियो में या फिर IPO के सिनेरियो में, और W इंडिकेटर होगा आपका
कंसाइनमेंट प्रोसेसिंग में, तो उसके आइटम कैटेगरीज अलग होते हैं। तो जैसे यहाँ पर एजीएन ओपन किया हमने, तो एजीएन की जगह पर हम आईपीओ के लिए टीएबी यूज करते हैं। टीएबी में आप देखोगे तो यहाँ पर स्पेशल स्टॉक का इंडिकेटर आपको दिखाई देगा, दिस इज ई। इसके अलावा टीएएस अगर करोगे तो टीएएस में भी आपको, सॉरी टीएएस नहीं होगा, टीएके होगा, टीएके मेक टू ऑर्डर। टीएके में यहाँ पे तो नहीं दिया है, बट वी कैन मेंटेन दिस स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर बिकॉज ये टीएके जो होता है आपका मेक टू ऑर्डर का सिनेरियो होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बिलिंग रिलेवेंस। तो बिलिंग रिलेवेंस यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का बिलिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय योर डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप पे डिटरमाइन नहीं होता है, वो होता है आपके आइटम कैटेगरी पे। तो आइटम कैटेगरी पे मेंटेन होगा कि आपका जो आइटम है वो बिलिंग के लिए रिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए है, ए मीन्स डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग, बी मीन्स ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग। तो इसमें ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग में अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग स्टेटस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ऑर्डर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आपका स्टेटस होगा। देन सी होगा ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग ही है आपका, बट यहाँ पर स्टेटस अकॉर्डिंग टू टारगेट क्वांटिटी। और डी अगर है तो रिलेवेंट फॉर प्रोफार्मा, अगर एफ है तो रिलेवेंट फॉर बिलिंग स्टेटस अकॉर्डिंग टू इनवॉइस क्वांटिटी। तो ये एफ जो होता है ये होता है आपका थर्ड पार्टी सेल में यूज होता है। थर्ड पार्टी का जो अब हम सिनेरियो देखेंगे वहां पर आप ये एफ इंडिकेटर देख पाओगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो वाइज अलग अलग होते हैं, बट नॉर्मल जो होता है हमारा डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका ए ही यूज होगा, ए के अलावा बाकी आपका ज्यादा यूज नहीं होगा। देन बिलिंग प्लान। तो बिलिंग प्लान क्या होता है, यहाँ पर आप F4 करोगे तो यहाँ पे आपको बिलिंग प्लान के ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट और सेकंड ही देखिए, बाकी के नॉट रिलेवेंट, मतलब एसडी के रिलेवेंट नहीं है, बाकी अलग अलग मॉड्यूल जैसे ये पीएस मॉड्यूल के रिगार्डिंग है, ये जो बाकी नीचे जो देख रहे हो आप। तो माइलस्टोन बिलिंग और पीरियडिक बिलिंग होता है बेसिकली। तो माइलस्टोन बिलिंग यानी अगर आपका कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन की केस में आप माइलस्टोन बिलिंग यूज कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर माइलस्टोन होता है, यानी पर्टिकुलर एक पार्ट आपका रेडी होता है और उसका आपको पेमेंट करना होता है, तो उसे बोलते हैं माइलस्टोन बिलिंग। जैसे कंस्ट्रक्शन का आपका कोई एक फ्लोर हो गया, उसके अकॉर्डिंगली आपका पेमेंट आपको पे करना है। और सेकंड होगा आपका पीरियडिक बिलिंग। तो पीरियडिक बिलिंग यानी क्या होगा, आपका कोई पर्टिकुलर सर्विसेज है, मंथली सर्विसेज, तो मंथली सर्विसेज का पेमेंट आप मंथली करोगे तो वो होगा आपका पीरियडिक बिलिंग। उसके अलावा आप अगर कोई रेंट पे करते हो कोई प्रॉपर्टी का, तो वो रेंट जो पे करोगे आप मंथली करोगे, ईयरली करोगे, जो भी होगा, तो दैट विल बी अंडर पीरियडिक बिलिंग। सो ये हम बिलिंग टाइप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं आपके आइटम कैटेगरी को। तो ये आप सेल्स ऑर्डर में भी देख सकते हो, ये जो भी हम ऑप्शन यहाँ पे असाइन करेंगे एवरीथिंग यू कैन चेक इन योर सेल्स ऑर्डर। तो हम एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ऑर्डर टाइप है OR, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM और डिवीजन 02। देन सोल्ड टू पार्टी, ये हमारी सोल्ड टू पार्टी एंड मटेरियल। क्वांटिटी। तो ये जो आपके आइटम कैटेगरी है, ये आइटम कैटेगरी आपका मटेरियल का बिहेवियर डिफाइन करेगी, मतलब आपका मटेरियल का क्या कंट्रोल है वो सेट करेगी आपकी आइटम कैटेगरी, इस पे ही पूरा डिपेंड होगा। यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे थे, बिलिंग ब्लॉक या बिलिंग प्लान। तो बिलिंग प्लान अगर असाइन हो गया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक एक्स्ट्रा टैब मिलेगा, जैसे बिलिंग डॉक्यूमेंट है, बिलिंग डॉक्यूमेंट में साइड में आपको एक एक्स्ट्रा टैब मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर ऐड कर देते बिलिंग प्लान, अगर मैंने 2 ऐड कर दिया पीरियडिक बिलिंग और इसको सेव कर दिया।
ओके, बिलिंग प्लान ओनली बी एप्लीकेबल टू यू फॉर, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटिंग बिलिंग प्लान के लिए है। यहाँ पे माइलस्टोन चेक करते हैं, माइलस्टोन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिलिंग ब्लॉक। तो बिलिंग ब्लॉक आपको दिखा देता हूँ। बिलिंग ब्लॉक रहेगा आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पर होता है बिलिंग ब्लॉक। सो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे बिलिंग ब्लॉक के। तो ये सेम ऑप्शन यू कैन असाइन हियर, यहाँ पे आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब आप ये किस लिए यूज कर सकते हो कि अगर आपकी कंपनी में आप सेल्स ऑर्डर से डायरेक्ट बिलिंग बनाते हो या फिर सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी बनाते हो, तो वहां पे आपको बिलिंग अगर ब्लॉक करना है, यानी जब तक आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं होगा कोई सीनियर पर्सन से, तब तक आपका डॉक्यूमेंट रिलीज ना हो जाए, मतलब आपका आगे का डॉक्यूमेंट प्रोसेस ना हो, तो इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉक लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लगाओगे तो आपको 1 बाय 1 मैन्युअली लगाना पड़ेगा हर एक डॉक्यूमेंट को, बट आप आइटम कैटेगरी लेवल पे ही लगा दोगे तो हर एक आइटम पे बिलिंग ब्लॉक लग जाएगा और यू कैन रिलीज दैट, मतलब आपको वो 1 बाय 1 रिलीज करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो इसके लिए ये बिलिंग ब्लॉक यूज होता है। तो ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की केस में हम यूज कर सकते हैं इसे। देन प्राइसिंग रिलेवेंट, यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। तो ब्लैंक अगर होगा तो नो प्राइसिंग, एक्स अगर होगा तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग, ए अगर है तो प्राइसिंग फॉर एम्प्टीज, एंड बी है तो ये हमारा एक सिनेरियो होता है फ्री गुड्स डिटर्मिनेशन। तो फ्री गुड्स अगर है तो 100% डिस्काउंट आएगा, आपका बी आएगा वहां पर। देन स्टैटिस्टिकल वैल्यू यानी आपका रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको अगर यूज करना है सिस्टम में ये, तो ब्लैंक अगर है तो सिस्टम विल बी कॉपी हेडर टोटल, यानी हेडर में जो टोटल है वो सिस्टम कॉपी करेगा, हेडर में जो भी डिटेल्स है आपका कैलकुलेशन है वो। और अगर आपको आइटम लेवल का करना है तो वहां पर क्या होगा, ये नो क्यूमुलेशन वैल्यू कैन नॉट बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा, एक्स अगर है तो, और वाई अगर है तो वैल्यू कैन बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल, तो क्यूमुलेशन नहीं होगा बट आपका वैल्यू जो है वो स्टैटिस्टिक पर्पस के लिए यूज हो जाएगा। देन ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड ये डिलिमिट स्टार्ट डेट, तो ये एफआईटी मेंटेन करता है। यहाँ पर आपको मेंटेन करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन होते हैं। स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, टाइम रिलेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, सर्विस रिलेटेड। तो बेस्ड ऑन आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका एफआई टीम यहाँ पे मेंटेन कर देगा। देन डिलिमिट स्टार्ट डेट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्ट डेट प्रपोज कर सकते हो आप, कौन सी डेट से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है उसके लिए। यहाँ पर प्रपोजल बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट एंड प्रपोजल बेस्ड ऑन बिलिंग प्लान, तो बिलिंग प्लान अगर होगा तो ही आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन वी हैव दीज कंट्रोल्स, तो ये साइड में आपको जो टिक दिख रहे हैं इसके बेसिस पे कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे। जैसे फर्स्ट है हमारा बिजनेस आइटम, तो बिजनेस आइटम अगर हमारा यहाँ पर टिक है तो आइटम लेवल पे जो भी हमारा बिजनेस का डेटा है, बिजनेस का डेटा यानी ऑर्डर डेटा होता है, इसको आप F1 करोगे, इसमें टेबल मिलेगा आपको। तो ये टेबल होता है VBKD, तो VBKD टेबल होता है आपका बिजनेस डेटा का। तो SE16N में जाने के बाद ये मैं टेबल एंटर करूंगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेल्स डॉक्यूमेंट बिजनेस डेटा। तो ये बिजनेस डेटा कॉमन होता है हेडर का और आइटम का, बट कॉमन कब होता है, जब ये मेरा टिक यहाँ पर सेलेक्टेड है तो ही वो कॉमन होगा। अदरवाइज मेरा आइटम लेवल का डेटा और मेरा हेडर लेवल पे भी मैं अगर जाता हूँ तो मेरा सेम ऑर्डर डेटा मुझे मिलेगा, वो डेटा अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 अगर डाल देता हूँ यहाँ पर पीओ नंबर, तो सेम मेरा कॉपी हो जाएगा आइटम लेवल पे, यहाँ पर 1 2 3 4 आ गए। बट अगर ये ठीक नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट कॉपी नहीं होगा, मुझे अलग से हर एक मटेरियल के लिए वो डालना पड़ेगा। देन शेड्यूल लाइन अलाउड, तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा शेड्यूल लाइन कैटेगरी का। तो अगर मेरा आइटम कैटेगरी में शेड्यूल लाइन अलाउड का टैब है तो मेरा डिलीवरी
बनेगा इसके रेफरेंस से। और अगर शेड्यूल लाइन अलाउड का टैब नहीं है, यानी ये टिक नहीं है मेरे इसमें आइटम कैटेगरी में, तो मेरा डिलीवरी नहीं बनेगा। बट कब, ये दोनों भी टिक अगर नहीं है तो। बट ये अगर टिक निकाल दिया मैंने और ये टिक लगा दिया, तो मेरा डिलीवरी तो बनेगा बट उसमें शेड्यूल लाइन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिनेरियो आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे टैन जो आइटम कैटेगरी, यहाँ पर मेरा शेड्यूल लाइन का भी टैब मुझे दिख रहा है, प्लस मेरा डिलीवरी भी बनेगा। तो इसमें दो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी ये अगर शेड्यूल लाइन अलाउड किया तो डिलीवरी रिलेवेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि शेड्यूल लाइन में ऑटोमेटिक डिलीवरी रिलेवेंस होता है। और अगर मुझे शेड्यूल लाइन यूज ही नहीं करना है, शेड्यूल लाइन किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि मेरा सेलेबल मटेरियल, यानी मुझे वो सेल करना है, वो डिस्पैच करना है उसका, तो ये शेड्यूल लाइन यूज होता है अगर शेड्यूल मुझे सेट करना है उसका। बट मुझे कोई शेड्यूल सेट नहीं करना है उसका, मुझे डायरेक्ट डिलीवरी कर देना है और बाकी का प्रोसेस करना है, तो वो केस में मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, डायरेक्ट आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी। बट अगर मैं शेड्यूल लाइन अलाउड करता हूँ तो ये टिक करने की मुझे जरूरत नहीं, बिकॉज मैं शेड्यूल लाइन दिखा देता हूँ। जैसे एक स्टैंडर्ड शेड्यूल लाइन है वीओ V60 कोड में, हम उसे देख सकते हैं सीपी। तो यहाँ पर सीपी है मेरी डिटर्मिनिस्टिक एमआरपी, ये वाली शेड्यूल लाइन। तो इसमें अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी का टिक है, मतलब यहाँ पर शेड्यूल लाइन अलाउड मैंने कर दिया, तो इसमें मेरा ऑटोमेटिक ये आइटम रिलेवेंट फॉर डिलीवरी आ जाए। देन रिटर्न, तो रिटर्न का सिर्फ रिटर्न के आइटम कैटेगरी में ही, मतलब रिटर्न का जब प्रोसेस होगा उसी में ही यूज होगा। तो रिटर्न के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, REN, REN। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर रिटर्न का टिक है, बट हमारा जो टैन है स्टैंडर्ड, इसमें रिटर्न का टिक नहीं है। देन वेट, वॉल्यूम रिलेवेंट, क्रेडिट एक्टिव एंड डिटरमाइन कॉस्ट। तो वेट वॉल्यूम रिलेवेंट जो होता है, सो दिस इज related to this वेट एंड वॉल्यूम। तो ये वेट एंड वॉल्यूम आपका कैलकुलेट करना है, यानी इसके बेसिस पे आपका कैलकुलेशन करना है। तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, आप जब डिलीवरी करोगे और आप जो क्वांटिटी डालोगे वो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली, आपकी डिलीवरी में क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो उसके बेसिस पे आपका ये वेट एंड वॉल्यूम का रिलेवेंस आ जाता है। तो यहाँ पर आप F1 करके भी डिटेल देख सकते हो, इसका चेक कर सकते हो। इट इंडिकेटर्स that controls whether the system calculate weight and volume for item। तो ये टिक रहेगा। देन क्रेडिट एक्टिव, तो क्रेडिट एक्टिव का सिर्फ यहाँ पे टिक लगाने से कुछ नहीं होगा, क्रेडिट एक्टिव के लिए आपको सेपरेट एक क्रेडिट मैनेजमेंट का प्रोसेस करना होता है। वो प्रोसेस आप करोगे, पूरा कॉन्फ़िग करोगे, तभी आपका क्रेडिट एक्टिव चलेगा, अदरवाइज ये टिक होने से नहीं चलेगा। देन डिटरमाइन कॉस्ट, तो डिटरमाइन कॉस्ट क्या होता है, हमारे इसमें हर एक मटेरियल में कंडीशन होता है, और हर कंडीशन में अगर आप देखोगे प्राइसिंग प्रोसीजर, तो यहाँ पर VPRS जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट अपने को हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं मटेरियल मास्टर में जाता हूँ, MM02, देन अकाउंटिंग डेटा 1, अकाउंटिंग 1, यहाँ पर ऐड किया मैंने मेरा प्लांट SD01। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल है मेरा S, यानी स्टैंडर्ड प्राइस है, और यहाँ पर ये ओके स्टैंडर्ड प्राइस मेंटेन नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस मेरा मूविंग एवरेज में मेंटेन है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड प्राइस ऐड तो नहीं कर सकता हूँ, और इसको चेंज भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं नया मटेरियल बनाऊंगा तो यहाँ पे VPRS में वो प्राइस ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, नया मटेरियल ही बना देते हैं, MM01 इंडस्ट्री सेक्टर, सेल्स और 1-2 एंड अकाउंटिंग। डिवीजन 02,
delivering plant SD01, account assignment group 03, availability check, एंड यहाँ पर अकाउंटिंग में फिनिश प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्राइसिंग कंट्रोल यस है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस आएगा मेरा जो भी है 10,000 रुपीज या 20,000, जो भी डालना है मैं डाल दूंगा। तो ये मटेरियल मेरा क्रिएट हो गया। तो ये मटेरियल अगर मैं सेल्स ऑर्डर में ऐड करता हूँ अभी सेकंड लाइन आइटम में, क्वांटिटी 1, स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर VPRS में आपको ये इसका कॉस्ट मिलेगा। तो ये कॉस्ट कहाँ से फ्लो हुआ है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था वहां से। तो अगर ये मेरा टिक एक्टिव होगा डिटरमाइन कॉस्ट तो ही वो दिखेगा, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर है कॉस्ट, यानी वैल्यू का आपका जो स्टॉक होता है उसके बेसिस पे ये आपको दिखाई देता है, यहाँ पर दिया है इसे। देन कुछ जनरल कंट्रोल्स है जैसे ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन। तो ये ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन का भी सेम क्रेडिट मैनेजमेंट के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टिक लगाने से आपका बैच डिटर्मिनेशन एक्टिवेट नहीं होगा। ये तो आपका आइटम कैटेगरी के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स है, क्योंकि हर एक आइटम कैटेगरी को आप ऑटोमेटिक बैच किसी को डिटरमाइन करना है किसी को नहीं करना है वो आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हो। बट एक्चुअल जो बैच डिटर्मिनेशन होता है वो आपका मटेरियल मैनेजमेंट से होना चाहिए। तो MM03 में मैं आपको दिखा देता हूँ मटेरियल मास्टर में, यहाँ पर जनरल प्लान डेटा, यहाँ पर अगर मेरा बैच मैनेजमेंट का टिक एक्टिवेट है तो मेरा वहां पर ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन का टिक काम करेगा। बट इसके अलावा भी एक कॉन्फ़िग होता है पूरा बैच डिटर्मिनेशन का, दैट विल फ्लो फ्रॉम पीपी मॉड्यूल। तो पीपी मॉड्यूल यानी जब प्रोडक्शन होता है आपका, अगर आपका प्रोडक्शन रिलेवेंट नहीं है मटेरियल तो वो से आएगा, यानी मटेरियल मैनेजमेंट से जो भी आपका प्रोक्योर किया है दूसरी कंपनी से और वो सेल कर रहे हो तो वहां से आएगा। बट अगर आपका प्रोडक्शन होता है तो पीपी मॉड्यूल से आपका बैच डिटरमाइन होगा और वही ऑटोमेटिकली आपका डिलीवरी में डिटरमाइन होता है। तो वो पूरा कॉन्फ़िग होने के बाद ही आपका काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। देन उसके बाद है राउंडिंग परमिटेड और ऑर्डर क्वांटिटी 1। तो आपका अगर सेल्स ऑर्डर में क्वांटिटी 1.2 है, 1.5 है, 1.6 है, तो उसको राउंड अप करने के लिए ये राउंडिंग परमिटेड आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 यूज कर सकते हो, यानी ये इज इक्वल टू 1 किया तो 1 2 3 4 के रेंज में ही लेगा। दोनों एक साथ आप यूज कर नहीं सकते हो, तो आप दोनों अगर एक साथ करोगे यूज तो सिस्टम ऐसे आपको एरर देगा, राउंडिंग ऑफ अलाउड और ऑर्डर क्वांटिटी 1 अलाउड। देन ट्रांजैक्शन फ्लो, सो दीज आर द स्क्रीन रिलेटेड, यानी आपकी जो भी स्क्रीन में आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड ये ऑप्शंस है। जैसे फर्स्ट इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, तो आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट में डेटा एंटर करते हो, एडिट में जाते हो, इनकम्प्लीशन लॉग चेक करते हो, तो वहां पर आपको दो लॉग दिखाई देते हैं। एक आइटम लेवल का होता है, यहाँ पर 2020 लिखा है, ये आइटम लेवल का है। और अगर हेडर लेवल का होता है तो वहां पर कुछ नंबर नहीं आता है, पूरा ब्लैंक आ जाता है। तो ये दो लेवल के भी आपको इनकम्प्लीशन मिलेंगे। तो ये आइटम लेवल पे 20 होता है, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड आइटम। ये इनकम्प्लीशन लॉग दिखाई देगा आपको, इसका अलग से एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कस्टमर मास्टर के लिए, वैसे ही सेम आपका सेल्स ऑर्डर हेडर, सेल्स ऑर्डर आइटम, डिलीवरी हेडर, डिलीवरी आइटम, ये सभी के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग है सबके लिए। तो यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, तो एन यूज हुआ है, तो एन इज फॉर स्टैंडर्ड आइटम। अगर कस्टमर का देखना है तो कस्टमर का कहाँ पर है, सो टी ए इज फॉर सेल्स ऑर्डर, स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर।
7 होता है इसके लिए, कस्टमर मास्टर के लिए 7 यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि ये नहीं, DPEG ओके, ये अलग अलग बना दिए हैं। देन टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, तो टेक्स्ट होगा आपके सेल्स ऑर्डर में, वो कैसे डिटरमाइन होगा, तो यहाँ पर टेक्स्ट में अगर आप जाओगे, यहाँ पर कुछ नोट डाल देते हो, टेस्ट ऐसे एक नोट डाल दिया मैंने, आइटम नोट में भी कुछ टेस्ट 1 2 3 4 डाल दिया, पैकिंग नोट में पैकिंग नोट डाल, तो ये जो नोट्स होते हैं, ये नोट्स में क्या नोट्स होने चाहिए, कौन से कुछ एडिशनली ऐड करने हैं आपको, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हमारा वो टेक्स्ट डिटर्मिनेशन प्रोसीजर का एक स्पेशल चैप्टर होगा, सो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। बट वो जो प्रोसीजर होता है वो आपको अगर हेडर लेवल पे या आइटम लेवल पे असाइन करना है, सो यू कैन असाइन दैट। तो हेडर लेवल का अलग होगा, आइटम लेवल का अलग होगा। देन आइटम कैटेगरी, स्टैटिस्टिकल ग्रुप, तो ये दो होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल सेल्स ऑर्डर और डेबिट मेमो के लिए, और सेकंड यूज होता है आपका रिटर्न और क्रेडिट मेमो के लिए। देन स्क्रीन सीक्वेंस, तो ये स्टैंडर्ड एन ही रहेगा, ये इसमें अलग अलग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये VBAPN ये एसीपी का स्टैंडर्ड है। अगर कुछ नया बनाना है तो वो टेक्निकल टीम उसे बना सकती है, बट दैट इज नॉट अ फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल वालों का पार्ट नहीं है। देन स्टेटस प्रोफाइल होता है, स्टेटस प्रोफाइल इज फॉर द रिलीजिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर, यानी परचेस जो MM मॉड्यूल होता है प्रोक्योरमेंट का, तो वहां पर रिलीज स्ट्रेटेजी ऐसा एक अलग से फंक्शनलिटी एसएपी ने दिया है, बट SD में ऐसा कोई फंक्शनलिटी नहीं है, कुछ रिलीज का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप स्टेटस, ये जो फील्ड देख रहे हो आप, ये स्टेटस का जो टैब है, यहाँ पर फील्ड होता है रिलीज स्ट्रेटेजी का, यहाँ पर मैंने स्टेटस प्रोफाइल अगर असाइन कर दिया तो वहां पे स्टेटस मुझे रिलीज करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए एक अलग से कॉन्फ़िग करना पड़ता है, तो वो असाइनमेंट पे वो डिपेंडेंट है। देन क्रिएट PO ऑटोमेटिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। लिसन आ रहे ओके ओके, क्योंकि वो नेटवर्क अनस्टेबल का मैसेज आया था मुझे लगा। ठीक है, तो क्रिएट PO ऑटोमेटिकली, तो ये होता है सिर्फ आपका एक स्पेसिफिक केस में यूज, जो है थर्ड पार्टी सेल। तो थर्ड पार्टी में एक स्पेशल हमें प्रोसेस करनी पड़ती है आईडॉक वाली, तो आईडॉक वाली प्रोसेस में ये यूज होगा। तो उसके लिए आइटम कैटेगरी ये है ALES, तो ALE थर्ड पार्टी सेल। तो ALE यानी ALE का मतलब ही होता है आईडॉक, तो ALE यानी एक फंक्शनैलिटी होती है जो आईडॉक के लिए यूज होती है, और आईडॉक थ्रू अगर हम कोई PO बनाते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पर ही आपको क्रिएट PO ऑटोमेटिक ये टिक दिखेगा, अदरवाइज आपको कोई भी आइटम कैटेगरी में ये टिक नहीं दिखेगा। बट हम नॉर्मल थर्ड पार्टी सेल के लिए ये वाला यूज नहीं करते हैं, ये अगर स्पेशल प्रोसेस है जैसे ALE वाला प्रोसेस है तो ही यूज होता है। नॉर्मल थर्ड पार्टी सेल का जो होता है TAS होता है, टैस, ये हम यूज करते हैं। देन बिल ऑफ मटेरियल का अगर कॉन्फ़िग है तो यहाँ पर ये बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल्स आएंगी, बिल ऑफ मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन या वेरिएंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अदरवाइज ये सब कुछ आपका ब्लैंक रहेगा। ATP मटेरियल वेरिएंट यानी अवेलेबिलिटी चेक वाला स्पेशल कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो यहाँ पर ATP अगर चेक करना है आपको तो उस केस में यूज होता है। तो ATP यानी APO अलग से एक मॉड्यूल है, तो वो मॉड्यूल के लिए ये पूरा डेटा यूज होता है। जैसे APO को कोई मटेरियल आपको दिखा देता हूँ, बट इसका रिलेवेंट नहीं है, मतलब हम यूज नहीं करते इसे, और अभी वो APO बंद भी कर दिया एसएपी ने, स्टैंडर्ड एसएपी में ही सब कुछ चल रहा है।
ये स्टेटस वाला है, स्टेटस का टैब। तो वो अगर स्टेटस प्रोफाइल असाइन कर देते तो एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। ये नॉर्मल स्टेटस है, यानी आपके ऑर्डर का स्टेटस दिखाई देता है आपको यहाँ पर। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट यानी कुछ डेटा आपका इनकम्प्लीट है। एपीयू का ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आइटम कैटेगरी हो गया। बाकी कुछ आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ब्लैंक रख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एसएपी ने दिया है 10 के लिए वही यूज करना है। अगर कोई स्पेसिफिक सिनेरियो है तो वो केस में आप यूज कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको एडिशनली सभी अगर फील्ड के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो हमारे इसमें आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन एक चैप्टर है नोट्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइटम कैटेगरी ये डिटर्मिनेशन है, और आइटम कैटेगरी असाइनमेंट वगैरह पूरा डिटेल में हर एक आइटम कैटेगरी का डिटेल में दिया है। बट इतना रिलेवेंट मतलब इतने करने की जरूरत नहीं है आपको, जो जो मैंने बताया है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव भी यही पूछते हैं और नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में भी हर कोई सब कुछ यूज नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स ही यूज होते हैं। तो वो पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे, कोई कंपनी में जॉब करोगे, तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा एक्स्ट्रा फील्ड्स के बारे में, वहां पे अगर यूज होती है तो। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा। हमने तो अभी क्या देखा है कि आइटम कैटेगरीज डिफाइन कैसे करनी है। तो डिफिनेशन में हमने एएफएन देखा, एजीएन देखा, टैन देखा। तो वैसे ही क्या होता है बीवीएन का, कैश सेल का कुछ एक दो पैरामीटर्स इधर उधर होता है, चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो ये भी हम रिव्यू कर लेते हैं बीवीएन का। बीवीएन में क्या है, बिलिंग रिलेवेंस की जगह पे बी है। तो नॉर्मल 10 में क्या होता है, ए होता है। तो बी का मतलब क्या है, डिलीवरी आपकी, सॉरी बिलिंग जो है ऑर्डर रिलेटेड होती है। हमने जो कैश सेल देखा था, तो कैश सेल में क्या हुआ था, आपकी ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग हुई। तो ये कंट्रोल होता है यहाँ पर इसके बेसिस पे, बाकी सब कुछ सेम ही है। अगर आप दूसरा देखोगे जैसे आर्यन अभी हमने देखा था, तो आर्यन में क्या था, रिटर्न का एक एक्स्ट्रा टिक लगा हुआ था। यहाँ पर रिटर्न का एक्स्ट्रा टिक है, और डिलीवरी रिलेवेंस भी बी है, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर भी आपका वैसे ही बनता है जैसे क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनता है। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आपको यहाँ पर बी ही दिखाई देगा। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का क्या है, G2N L2N पोजीशन, G2N G2N में ओके। यहाँ पे सी है, तो सी का मतलब क्या है, ऑर्डर रिलेटेड ही है, बट स्टेटस अकॉर्डिंग टू टारगेट क्वांटिटी, टारगेट की जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस चेंज होता है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सी ही रखना है। अगर आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और उसको बिजनेस को आपके ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे अगर ये मेंटेन करना है, आपका बिलिंग मेंटेन करना है, बिलिंग की क्वांटिटी, तो आप बी मेंटेन कर सकते हो। बट एसएपी ने ये स्टैंडर्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा अभी, डिफाइन आइटम कैटेगरी ग्रुप्स। डिफाइन आइटम कैटेगरी ग्रुप्स। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं, यहाँ पे तो हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन यानी क्रिएट करते हैं, और हम मेंटेन कहाँ करते हैं, कोई बता सकता है। ठीक है, तो हम मेंटेन करते हैं मटेरियल मास्टर में, MM03। ये मेरा मटेरियल है, मेरा सेल्स और डेटा 2 में मेंटेन होता है, तो बाकी की डेटा की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर ये होता है जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप, एंड यहाँ पर होता है आइटम कैटेगरी ग्रुप।
तो जनरल आइटम कैटेगरी ग्रुप एसडी रिलेवेंट नहीं होता, ये जनरल होता है, कॉमन होता है, क्योंकि ये बेसिक डेटा 1 से फ्लो होता है। बट आइटम कैटेगरी ग्रुप जो होता है दिस इज फॉर सेल्स और टू डेटा, तो ये होता है सेल्स रिलेवेंट। तो इसमें आप F4 करोगे तो मल्टीपल डेटा दिखेगा आपको। ये सभी के सभी हम यूज नहीं करेंगे, बट इसमें से कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे BNC, BNS, उसके बाद DIN, ERLA, NORM, ऐसे कुछ स्पेसिफिक हम स्टैंडर्ड सेल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे DIN ऑलरेडी मेंटेन है, BANC SAP का स्टैंडर्ड मेंटेन है, 0001 जो होता है मेक टू ऑर्डर सिनेरियो के लिए यूज होता है, और NORM जो हम रेगुलर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड आइटम। तो इसमें कुछ अलग से कॉन्फ़िग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट रहेगा आपका डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर मटेरियल टाइप। तो ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपका जो मटेरियल टाइप होता है, तो मटेरियल टाइप यानी आप कोई भी मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ये मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएशन मोड में मेरा ये जो आइटम कैटेगरी ग्रुप है ये डिफॉल्ट कौन सा आना चाहिए वो डिफाइन होता है। तो ये मेरा मटेरियल टाइप कौन सा है, FERT है, फर्ट है, ये FERT है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन कर दिया है, तो FERT, और यहाँ पर आइटम कैटेगरी ग्रुप नॉर्म है। तो जब भी मैं /n MM01 करूंगा, MM01, यहाँ पर मटेरियल मैकेनिकल इंडस्ट्री और ये मटेरियल टाइप 100.2, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स और डेटा 2 में ये आइटम कैटेगरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट नॉर्म आ गया है। तो बस इसके लिए ये यूज करते हैं हम, इसका कोई अलग से रिलेवेंस नहीं है, और ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक मेंटेन होता है। अगर आपने नया मटेरियल टाइप बना दिया है आपने, यानी आपकी MM टीम ने, तो वहां पे जाको SD में आपको ये ऐड करना पड़ेगा, जो भी आपको आइटम कैटेगरी ग्रुप मेंटेन करना है, बस। देन डिफाइन आइटम कैटेगरी यूसेज। तो ये आइटम कैटेगरी यूसेज कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में यूज होता है, जैसे फ्री ऑफ चार्ज सेल अगर कर रहे हैं, यानी फ्री गुड्स हमारा डिटरमाइन हो रहा है सेल्स ऑर्डर में, तो उसकी केस में आपका फ्री मेंटेन होगा आइटम यूसेज। तो ये जो हम नेक्स्ट अभी पार्ट देखने वाले हैं आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, वहां पे ये यूसेज डिटरमाइन होता है, और इसके बेसिस पे ही सिस्टम को पता चलता है कि मेरा मटेरियल फ्री गुड है या इसके अलावा कोई है। जैसे पैकिंग मटेरियल है तो पैकिंग का अलग से आएगा, जैसे PAC है पैकिंग के लिए, अगर रिवर्स रिजर्व डिलीवरी है तो ये आएगा। बट ये नॉर्मली SD में यूज नहीं होते, SD में आपका फ्री वाला एक यूज होता है, उसके अलावा APO का अगर सिनेरियो तो ये APO वाले यूज होते हैं, और प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन यानी मटेरियल डिटर्मिनेशन का एक आपका चैप्टर रहेगा, वहां पर ये PSEL और ये PSA2 ये वाले आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट में एक V भी दिखेगा आपको, V जो होता है दैट इज रिलेवेंट फॉर STO। तो STO के केस में आपका परचेस ऑर्डर बनता है, वहां पे सेल्स ऑर्डर नहीं बनता है, तो वो परचेस ऑर्डर को आइटम कैटेगरी डिटरमाइन इसके बेसिस पे करता है। ये जो इंडिकेटर होता है ये इंडिकेटर के बेसिस पे जब हम STO देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि ये परचेस ऑर्डर कैसे बनता है। देन लास्ट पार्ट है हमारा असाइन आइटम कैटेगरी। तो ये बाकी के जो है ये इसके डिपेंडेंट पार्ट है, मतलब ये हमें पहले मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड में है अवेलेबल, इसलिए मैंने कुछ मेंटेन नहीं किया है, आपको सिर्फ दिखा दिया है। अगर आपको कस्टमाइज कुछ अलग से बनाना है सो यू कैन कॉपी देम
एंड क्रिएट योर ओन। तो अलग अलग आप आपके हिसाब से बना सकते हो, बट रिकमेंडेड होता है कि आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन में जितना हो सके उतना स्टैंडर्ड ही यूज कीजिए। आप जहां पर भी जाओगे, अगर आप कंपनी में देखोगे भी, तो मोस्ट ऑफ द आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। अगर रिक्वायरमेंट है तो ही वहां पे कस्टमाइजेशन करते हैं, यानी अलग अलग कस्टम बना सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये होता है कि आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन अगर आपका बिगड़ गया तो पूरा डॉक्यूमेंट यानी पूरा आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही ये हो जाता है, मतलब स्क्रैप हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेक श्योर करना है। और ये आपको असाइनमेंट आइटम कैटेगरी, यानी ये असाइन आइटम कैटेगरी नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन। ये पार्ट पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, तो ये अगर पूछते हैं तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या बताना है, ऑर्डर टाइप, इसमें पहले इंटर करते हैं हम। फर्स्ट रहेगा आपका ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप यानी सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आपका, यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो मेरा स्टैंडर्ड है ओआर। देन आइटम कैटेगरी ग्रुप। तो आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या होगा मेरा, NORM एंड एंटर। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर टाइप मेरा ओआर है, आइटम कैटेगरी ग्रुप अगर नॉर्म है, तो सिस्टम क्या करेगी, यूसेज और हायर लेवल आइटम ये दोनों को ब्लैंक कंसीडर करेगी। ये दोनों नहीं है मेरे पास, ब्लैंक है, क्योंकि मैं नॉर्मल सिनेरियो यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड सिनेरियो रन कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा सेल्स ऑर्डर बन रहा है अभी आपके सामने, तो ये सेल्स ऑर्डर नॉर्मल है, यहाँ पे ये दो चीजें ब्लैंक रहेगी मेरी। तो मेरा डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या आया है मेरा, डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी 10 आया है। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए और ये आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। जब भी आपका इंटरव्यू होगा, वहां पर आपको आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन पूछा तो आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आइटम कैटेगरी, usage will be blank, higher level item category will be blank and default item category will be 10। तो कौन सी चीज कहाँ से फ्लो होती है वो भी बताना जरूरी है। तो सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप कहाँ से फ्लो होती है आपकी, सेल्स ऑर्डर से कहाँ से, हीडर। देन आइटम कैटेगरी ग्रुप कहाँ से आता है आपका, मटेरियल मास्टर से। देन फ्री गुड्स या कोई अलग सिनेरियो तो वो केस में आपका आइटम यूसेज आएगा। तो फ्री गुड्स में फ्री आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वाला, जैसे ये केस है तो फ्री गुड्स में फ्री आएगा आइटम यूसेज। तो वहां पे डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी सेकंड लाइन के लिए 10 TANN आएगी और फर्स्ट लाइन के लिए 10 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइयर लेवल आइटम भी आपका मेंटेन है। तो ये बिल ऑफ मटेरियल में भी आप यूज कर सकते हो या फिर फ्री गुड्स की केस में भी आप यूज कर सकते हो, बट नॉर्मल केस में ये दो चीजें आपकी ब्लैंक होती है। और देन योर डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी विल बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन। ये दोनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये डिटरमाइन होती है। और अगर मैन्युअली आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना है तो आप मैन्युअली रख सकते हो। तो मैन्युअली यहाँ पे अगर आप F4 करोगे तो मैन्युअल की आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, कितने आप मैन्युअल ऐड कर सकते हो। पर बट हर एक आप ऐड नहीं कर सकते हो, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे ही आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये लिस्ट नहीं है, सॉरी। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। तो इतनी लिस्ट है, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एरर भी आ सकता है क्योंकि उसमें अगर रिलेवेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फ़िग, हर एक चीज का कॉन्फ़िग प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोसेसेस भी होते हैं। तो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन में किसी को कुछ समझा नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये 100% इंटरव्यू में आता ही है क्वेश्चन। और यहाँ पर डिटेल में दिया भी है आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन।
पेज नंबर 85 पे है। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक आइटम कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, तो ये आप रेफर कर सकते हो डॉक्यूमेंट। जो मैंने बताया आपको टैन के लिए बताया स्पेसिफिक, क्योंकि हम स्टैंडर्ड में टैन ही यूज करते हैं रेगुलर। अगर कोई स्पेसिफिक सिनेरियो या इसको आप रेफर कर सकते हो। गूगल पे भी आपको बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इसके स्पेसिफिक। तो जैसे इंक्वायरी का अगर चेक करना है तो आप सेम वे में इंक्वायरी का, जैसे हमने ऑर्डर टाइप यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप ओआर लिया है, तो वैसे इंक्वायरी का अगर आपको चेक करना है तो क्या करोगे, यहाँ पर इंक्वायरी का सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप आईएन होगा। आइटम कैटेगरी ग्रुप तो एनओआर नाम ही होगा उसमें भी, क्योंकि मटेरियल तो आप सेम ही यूज करोगे। एंटर प्रेस करना है, वहां पे आपका डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी क्या आ गया, एएफएन आ गया। सेम कोटेशन में क्या होगा, यहाँ पर क्यूटी आएगा, आइटम कैटेगरी ग्रुप नॉर्म आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एजीएन आ गया। रिटर्न का अगर देखना है तो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप आर हो गया आपका रिटर्न में, और ये एनओआरएम ही रहेगा क्योंकि नॉर्मली मटेरियल है। तो डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी चेंज हो गया आपका, क्या हो गया, आरईएन हो गया। तो हर एक केस में डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी आपका आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड रिटर्न का लेना नहीं है आपको, अगर जेड आरईएन करना है आपको, नया बना दिया है आपने, तो वो यहाँ पे आपको आके मेंटेन करना पड़ेगा, बस सिंपल है। तो इसमें क्या होता है, हम बिल ऑफ मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल जो होता है उसे मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फ़िग करना पड़ता है हमें, या कुछ अलग अलग मटेरियल। तो कॉन्फ़िग एसएपी का स्टैंडर्ड है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट में जाओगे आप, ऑर्डर टाइप अगर ओआर डाल दोगे, आइटम कैटेगरी ग्रुप मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ई आर एल ए आएगा। तो ई आर एल ए में टी ए क्यू मेरा डिफॉल्ट है, और टी ए क्यू के बेसिस पे मेरा टी ए ई आएगा जो सेकंड लाइन आइटम आएगा। तो ये होता है बिल ऑफ मटेरियल का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करके देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड सिनेरियो तो हमने बहुत सारे देखे। तो एक मटेरियल है, ये हम इससे कंसिडर करते हैं कंप्यूटर। इसका आइटम कैटेगरी होगा ई आर एल ए, स्ट्रक्चर मटेरियल अबो, यानी फर्स्ट मटेरियल हमारा ई आर एल ए। देन अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप 03, सेल्स और वन का कुछ डेटा फिल कर देते हैं, जैसे कि डिवीजन, डिलीवरिंग प्लांट, बेसिक डेटा 1 2 में फिल कर देते हैं, क्रॉसवेट नेटवर्क 1 1 डाल देंगे। देन अवेलेबिलिटी चेक, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। इसके अलावा इसमें अकाउंटिंग का भी एक व्यू लगेगा। से यहाँ पर एक मटेरियल मिल गया मुझे, जो होता है मेन मटेरियल, और दूसरे होंगे मेरे कंपोनेंट।
तो सेम आइटम कैटेगरी, बेसिक डेटा 1 2, सेल्स एरिया, अकाउंटिंग। यहाँ पर रहेगा मेरा CPU, बेस यूनिट ऑफ मेजर, डिवीजन, और यहाँ पर आइटम कैटेगरी ग्रुप मेरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसमें क्या डाला था हमने, ERLA, ये था स्ट्रक्चर मटेरियल। अब हमें अभी डालना है LUMF, जो होता है स्ट्रक्चर मटेरियल बिलो, यानी सेकंड मटेरियल हमारा। यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप एंड लोडिंग ग्रुप, वैल्यूएशन क्लास, प्राइस। प्राइस कलर डाल दिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा कंपोनेंट में, यहाँ पे मेन मटेरियल यानी कंप्यूटर, ये हो गया CPU। दूसरा लगेगा हमें मॉनिटर, एंड नेक्स्ट होगा मेरा कीबोर्ड। तो ठीक है, इतना ही लेते हैं, इसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो इसका पहले मुझे बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, तो उसके लिए टी कोड है, तो ये सभी मॉड्यूल के लिए एक ही टी कोड होता है, CS01। यहाँ पर सिर्फ आपको सिलेक्शन जो होता है वो अलग करना होता है। CS01 में जाने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट मटेरियल आएगा जो हेडर है, कंप्यूटर मेरा मेन मटेरियल है, उसके बाद प्लांट है मेरा SD01, और यहाँ पर आएगा मेरा बॉम्ब का यूसेज, बिल ऑफ मटेरियल का यूसेज। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए ये अलग रहेगा, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए अलग रहेगा, प्लांट मेंटेनेंस, यूनिवर्सल। तो SD के लिए 5 होगा, तो हमेशा SD मॉड्यूल के लिए मतलब हमारे लिए यहाँ पर 5 ही यूज करना है, दूसरा कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। एंड देन एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपोनेंट डालना है, तो कंपोनेंट में पहला होगा आपका ये 36, 38 एंड 39। क्वांटिटी डालनी है आपको 1 1 1,
एंड एंटर। ये बिल ऑफ मटेरियल की वैलिडिटी डेट आज से ये डेट तक वैलिड है आपका। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी स्ट्रेटेजी भी लगा होता है, वो भी हमें चेक करना है। हेडर में जाके देख सकते हैं हम, स्ट्रेटेजी स्टेटस लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब क्या है, एक्टिव है। तो ये एक्टिव है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका इनएक्टिव अगर है, 2 अगर है, या दूसरा कोई अलग स्टेटस है, तो आपको एरर आ सकता है। तो ये अभी आपको एरर नहीं आएगा, ये करना है हमें सेव। तो ये मेरा बॉम्ब तैयार हो गया, यानी बिल ऑफ मटेरियल तैयार हो गया 5035 से। तो ये मेरा मेन मटेरियल है। तो एसएपी ने ये क्यों दिया है, क्योंकि हर बार हमें हर एक अलग अलग मटेरियल डालने की जरूरत नहीं। मैं अगर कोई सेल्स ऑर्डर बना देता हूँ और मेरा बिल ऑफ मटेरियल रेडी है, तो मैं क्या करूंगा, वो जो हेडर का मटेरियल है उसको ही यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो बाकी के मटेरियल ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो इसकी मैं 10 क्वांटिटी कर देता हूँ। कंटिन्यू। क्या प्रॉब्लम है, नो आइटम कैटेगरी अवेलेबल। ओके, तो कॉन्फ़िग में कुछ मिसिंग है, कि स्टैंडर्ड कॉन्फ़िग होता है, स्टैंडर्ड में ये मिसिंग है, इसीलिए सिस्टम आपका स्ट्रक्चर जो है, यानी बॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लोड नहीं कर पा रहा है। तो अब एक काम करते, कल इसका पूरा कॉन्फ़िग देख लेते, चेक कर लेते, अगर कुछ मिसिंग है सो वी विल मेंटेन दैट। वो जैसे ही मेंटेन कर देंगे वहां पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आइटम कैटेगरी TAQ। ओके, तो ये TAQ के लिए कुछ डेटा मिसिंग है, तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है,